अगर कहीं पे इशू हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कल हम लोगों ने सबने देखा कि किस तरह जो है सिलेबस को हम लोगों ने क्रैक करना है, वो जो एक बेसिक सर सेशन आपकी था। आवाज़ बहुत कम आ रही है। हेलो, अभी आ रही? जी सर। आपके इंटरनेट का शायद इशू होगा। तो कल जिस तरह हमने जो है इंडिया बेक्स इन सारी जो बेसिक चीज़ें थी उनके बारे में पढ़ा था, और हमने एक सीक्वेंस भी देखा था कि सबसे पहले किस सब्जेक्ट को करना है, किस तरह करना है, कहाँ से करना है। तो स्टार्ट तो हम लोग जो है ना, क्योंकि हम लोग क्लासेस ले रहे हैं सब इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। तो सब इंजीनियर का जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इतना कोई हार्ड जो है ना उनका सिलेबस नहीं होता, टू द पॉइंट होता है। और क्योंकि ग्रेड के हिसाब से जो है वो पेपर बनता है। तो ग्रेड के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल को स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम कुर्मी, ठीक है। तो अब चाहे वो कोई भी सिलेबस ले दे, वो अगर मेंशन कर देना कि मटेरियल, तो समझ जाओ कि इससे ज़्यादा वो दे नहीं सकता जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी है खुरमी का ही। लेकिन क्योंकि मेरे सेशन में ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हैं, खासकर जो फ्रेश स्टूडेंट हैं, ठीक है, और वो जो डिप्लोमा कर रहे हैं या जिन्होंने किया है, तो उनको, क्योंकि वहाँ पे क्लासेस रेगुलर नहीं होती अक्सर, ठीक है, तो उनके लिए भी ये सेशन है। तो सेशन में अभी हम स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल को, जिसमें सबसे पहले मैं कंटेंट्स की अगर बात करूँ, तो हमारे पास ये सारे कंटेंट्स हैं जिनको हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। ये बिल्डिंग मटेरियल को मैंने टोटल 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। एक लेक्चर आज होगा इंशाल्लाह, और एक कल लेंगे, जिसमें ये पूरा कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है उसमें स्टोन है। फिर स्टोन के बाद इम्पोर्टेंट बिल्डिंग स्टोन्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रिक को पढ़ेंगे। फिर ब्रिक के फर्दर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर टाइल, लाइम, सीमेंट, मोटार एंड कंक्रीट, उसके बाद टिम्बर, फिर पेंट, वार्निश, लैकर्स, दिसंबर। ये सारे जो टॉपिक्स भी हैं, सब टॉपिक्स भी हैं, और जितने भी मतलब इसमें कंटेंट्स हैं सारे यही हैं। अगर ये कर लें तो इंशाल्लाह ये मोर देन इनफ है, ठीक है, पूरे इसमें बिल्डिंग मटेरियल में। तो सबसे पहले अगर हम स्टोन क्लासिफिकेशन की बात करें, तो इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो एक सेकंड। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रोक, ठीक है। तो रोक किस चीज को कहते हैं? देखिए, जब भी लफ्ज रोक आता है हमारे जहन में एक ही चीज आता है, वो है मिनरल, ठीक है, क्योंकि बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा पहाड़ है। तो हमें जब भी लफ्ज रॉक आता है तो हमें हमारे जहन में डायरेक्ट एक चीज आना चाहिए कि ये मिनरल से बनी होती है। तो बंडल ऑफ मिनरल्स जो है असल में वो क्या कहलाता है? रॉक कहलाता है, ठीक है। बंडल ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड रॉक, ठीक है। फिर रॉक से जो है हमें क्या मिलते हैं? स्टोन्स मिलते हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि स्टोन्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द रॉक्स, ठीक है। स्टोन्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द रॉक्स, ठीक है। तो जो स्टोन्स हैं वो हमें रॉक से मिलते हैं। और रॉक कहाँ पे पाए जाते हैं? एट द क्रस्ट ऑफ अर्थ, ठीक है। जो ऊपर वाला सतह है जमीन की, वहां पे हमारे पास क्या होते हैं? रॉक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पत्थर हैं, ये जो स्टोन्स हैं, इनकी फिर हमने क्या किया? फर्दर क्लासिफिकेशन की। मुख्तलिफ हिसाब से जो है क्लासिफिकेशन की जाती है, जिसमें सबसे पहले आता है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कि ये बने कैसे, ठीक है। जियोलॉजिकल लफ्ज जब आ जाए तो इससे आपके जहन में एक चीज आना चाहिए कि ये बने कैसे, ठीक है। फिर आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन से मुराद ये है कि ये दिखते किस तरह, ठीक है। चले, एक तो मैंने मान लिया कि भाई बने किस तरह, फिर दूसरी बात आ गई कि ये दिखते कैसे हैं, ठीक है। फिर तीसरी बात आ जाती है केमिकल क्लासिफिकेशन, कि ये किन किन चीजों से मिलके बने हैं, तो इसे क्या कहेंगे? केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है।
फिर मैंने क्या किया, जियोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन था, यानी इसे फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक आता है इग्नियस, एक आता है सेडिमेंट्री और एक आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो इसके बाद फिर फर्दर आता है स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड, फोलिएटेड रॉक्स आते हैं जो फिजिकल। लास्ट है केमिकल, जिसके 3 मजीद पार्ट्स हैं, जिसमें एक सिलिशियस आता है, एक आर्जिलिशियस और एक कैलकेरियस रॉक आ जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं एक एक को कवर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा आएगा, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो है ना स्टोन को पहले डिफाइन करता हूँ, ठीक है। स्टोन यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये ड्राइव होते हैं फ्रॉम रॉक्स, ठीक है। और रॉक हमारे पास क्या होते हैं, मिनरल ऑफ के जो बंडल्स हैं उनको कहते हैं। अच्छा, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, अर्थ के क्रस्ट पे, ऊपरी वाली सतह जो जमीन की होती है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, 40 किलोमीटर तक, ठीक है, 20 से 40 या 50 किलोमीटर तक। और इनका देखो कोई डेफिनेट शेप नहीं होता स्टोन का। आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो स्टोन है उनका कोई डेफिनेट शेप हो, हमेशा इनका एक इरेगुलर टाइप शेप होता है, जिसे हम बाद में रेगुलर मुख्तलिफ शेप्स दे देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें केमिकल कंपोजिशन की, तो स्टोन्स की जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी डिफरेंट होती है। काफ़ी ऐसे पत्थर हैं जो मुख्तलिफ मुख्तलिफ मिनरल्स से मिलके बने होते हैं, ठीक है। बट आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिनरल्स। और पत्थर की अगर बात करें स्टोन की, तो वो हमारे पास मुख्तलिफ मिनरल से मिलके बना होता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, या ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें इनकी क्लासिफिकेशन की, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आता है वो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि ये बने कैसे, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, जो है इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अगर बात करें इग्नियस रॉक्स की, तो इग्नियस अगर आप टर्म को भी देखें तो ये इग्नाइट से निकला है, जिसका मतलब है आग, जिसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो चिंगारी आग, यानी कि वो पत्थर जो क्या हो गए, अक्सर ऐसे होता था पहले, बल्कि अभी भी होता है, लेकिन जो पहाड़ बने हैं वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस था, ठीक है। उसमें ये होता था हमारे पास कि जमीन के अंदर, चूंकि हमें पता है मैग्मा होता है, ठीक है, जब हीट ज्यादा हो जाती है तो काफी ऐसे जो मास है, पत्थर मिट्टी है, वो क्या हो जाता है, मोल्टन मास जो है वो फिर ऊपर चला जाता है जमीन की तरफ, ठीक है। तो जिसे लावा हम लोग कहते हैं। जब ये लावा ऊपर आ जाता है, या जमीन के अंदर ही अगर उसे ऐसा कोई टेम्परेचर मिल जाए कि वो क्या हो जाए, कि वो मतलब सख्त हो जाए, मतलब कि पहले शुरू में क्या था, बिल्कुल मोल्टन लावा की तरह था, लेकिन जब वो सरफेस पे आ गया तो उसके बाद क्या हो गया कि टेम्परेचर जो है उनका पहले तो बहुत ज्यादा हाई था, उसके बाद कम होता गया और उन्होंने पत्थर की शक्ल अख्तियार कर ली। तो ऐसे पत्थर जो मैग्मा से बने हों, जो लावा से बने हों, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, या इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, उनको हम लोग कहते हैं इग्नियस रॉक्स, ठीक है। और इनका जो शेप होता है वो क्रिस्टलाइन ग्लोसी होता है और फ्यूज्ड स्ट्रक्चर होता है। अब ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन कहते हैं कि इनके जो एटम्स हैं वो बिल्कुल रेगुलर टाइप के होते हैं, ठीक है, चमकदार होते हैं। अगर ये इनका शक्ल देखा जाए ना, तो ये चमक वाले होते हैं, ग्लॉसी टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, याद रखें, वो पत्थर जो ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ मटेरियल से मिलके बने हैं। इसका मतलब क्या है कि फर्ज करें एक नहर बह रही है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि मिट्टी जो है आहिस्ता आहिस्ता किसी पहाड़ से गिर के उसके अंदर गिर गई, और पानी ने उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया, और वक्त के साथ जमा होता 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 एक पहाड़ बन गया और पानी खत्म हो गया। तो ये क्या होता है, हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ पानी का एक्शन हो, हवा का भी एक्शन हो सकता है। फर्ज करें एक बहुत बड़ा पहाड़ है, हवा चली और कुछ आहिस्ता आहिस्ता गिर गए पार्टिकल्स, बनते बनते उसकी साइड में एक नया पहाड़ बन गया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, ठीक है। यानी ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ मटेरियल, जिसमें हमारे पास सैंड भी हो सकता है, क्ले भी हो सकता है। इन सब चीजों से मिलकर जो बने उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, ठीक है। ये फिर हमारे पास फर्दर जो है दो तरह से इनको हम लोगों ने क्लासिफाई किया है, एक होता है स्ट्रेटिफाइड और एक होता है अनस्ट्रेटिफाइड, ठीक है। लेकिन जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो हमारे पास मोस्टली स्ट्रेटिफाइड होते हैं, यानी इनमें लेयर्स होते हैं, याद रखना। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेजुअल डिपोजिशन होती है, पहले एक लेयर गिर गई, उसके ऊपर एक दूसरा लेयर आ गया, फिर तीसरा लेयर आ गया वक्त के साथ, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो अगर मिसाल की बात करें तो हमारे पास लाइम स्टोन और सैंडस्टोन इसमें आ जाते हैं, ठीक है। फिर आखिर में हमारे पास एक आता है मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन से होते हैं,
कि ये इग्नियस हो चाहे सेडिमेंट्री रॉक हो, अगर इन्हें जमीन के अंदर डाल दिया जाए, या पहले से बल्कि ये होते ही होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ, तो अगर वक्त के साथ इनके ऊपर प्रेशर भी आए और ज्यादा हीट भी आए, तो ये जो पत्थर है, चाहे वो इग्नियस है या सेडिमेंट्री है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में। जैसा कि मार्बल, मार्बल जो है वो क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। यानी एक पत्थर, अगर उसे मैं हीट भी दूं और काफी अरसे तक उसे मैं प्रेशर भी देता रहूं, ठीक है, तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, यानी पत्थर बने किस तरह, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकेंड आता है। अब ये आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने बताया कि जो इग्नियस होते हैं उनको ग्लोसी शेप होता है, ये देखिए इस तरह के चमकदार टाइप के होते हैं, ठीक है। और मेटामॉर्फिक रॉक जो है हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से फिर इस तरह लेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इनको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, ठीक है। और क्रिस्टल यानी रेगुलर एटम जिनके इस तरह होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला हमारे पास आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी रॉक हमारे पास दिखते किस तरह। पहले तो हमने पढ़ा कि वो बनते किस तरह। अब दिखने की अगर बात करें तो रोक हमारे पास दो तरह से जो है ना हम लोग को दिखते हैं। एक होता है स्ट्रेटिफाइड, एक होता है अनस्ट्रेटिफाइड, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड रोक वो होते हैं जो मुख्तलिफ लेयर से मिलके बने होते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है कि फर्ज कर ले एक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब इसे देख लें, ठीक है। ये एक क्या है, इसमें देखिए लेयर्स है, मुख्तलिफ किस्म के लेयर्स हैं, लेकिन ये छोटे छोटे से लेयर हैं। अगर बहुत ज्यादा छोटे छोटे से लेयर्स होंगे तो उन्हें हम लोग कहेंगे फोलिएटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रॉक है, इसे मैं कह सकता हूँ फोलिएटेड, ठीक है। फोलिएटेड मेटामॉर्फिक में होते हैं। अगर ये बड़े लेयर्स होते, क्योंकि ये छोटे छोटे इनके दरमियान स्पेस कम है, तो इसलिए मैंने फोलिएटेड कहूंगा। अगर इनके दरमियान स्पेस कम होता तो मैंने स्ट्रेटिफाइड कह देता, ठीक है। यानी ये लेयर्स तो हैं लेकिन ज्यादा स्पेस है, तो उन्हें मैं क्या कहूंगा, स्ट्रेटिफाइड रॉक। उसके बाद थर्ड वन आता है हमारे पास अनस्ट्रेटिफाइड, यानी जिसमें बिल्कुल लेयर्स ही ना हो। अब इसे देखिए, इसमें बिल्कुल कोई लेयर है ही नहीं, ठीक है, हमें नजर ही नहीं आ रहा कि ये बिल्कुल प्लेन है, एक ही चीज से मिलकर बना है, तो इसे हम कहेंगे अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, ठीक है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में एक हमारे पास स्ट्रेटिफाइड आ गया और दूसरा हमारे पास अनस्ट्रेटिफाइड आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर इसकी एग्जांपल्स है। याद रखिए जो इग्नियस रॉक्स होते हैं हमारे पास, वो हम मोस्टली अनस्ट्रेटिफाइड होते हैं। जितने भी इग्नियस हैं वो हमारे पास मोस्टली अनस्ट्रेटिफाइड ही होते हैं। और जितने भी मेटामॉर्फिक रॉक हैं वो हमेशा हमारे पास फोलिएटेड होते हैं, ठीक है, या स्ट्रेटिफाइड भी उन्हें, अनस्ट्रेटिफाइड भी उन्हें कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की तरफ। केमिकल क्लासिफिकेशन से मुराद ये है कि ये किन किन केमिकल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास अगर रॉक की बात करें तो पहला जो टाइप है उसका सिलिशियस रॉक होता है, ठीक है। अब सिलिशियस क्या है, सिलिशियस सिलिका से निकला है, ठीक है। सिलिका कहते हैं आम जबान में, अगर मैं बताऊं तो रेत को कहते हैं, ठीक है। यानी कि वो पत्थर जिनके अंदर रेत है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सिलिशियस जो है रॉक्स कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें ग्रेनाइट की, क्वार्ट्जाइट या नीस, इसे नीस पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल है, सिलिशियस रॉक्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। यानी कि एक पत्थर इग्नियस है। फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब सबसे पहले मैंने कहा कि भाई एक पत्थर है, वो है इग्नियस। इग्नियस में कौन से आ गए, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। इग्नियस में मेरे पास इग्नियस को छोड़ दें, खैर मेटामॉर्फिक को देख ले, यहाँ पे मार्बल है, ठीक है मेरे पास। अब मार्बल जो है वो मेरे पास बना, तो मुझे पता है कि ये मेटामॉर्फिक है, लेकिन दिखता किस तरह है। ये मार्बल में देखिए कभी भी लेयर्स नहीं होती। मैं कहता हूँ कि भाई मार्बल मेरे पास अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं मार्बल के अंदर, तो वो मुझे अब कहाँ से पता चलेगा, वो मुझे अब इस क्लासिफिकेशन से पता चलेगा कि भाई ये किस चीज से मिलके बने होते हैं। तो मैंने देखा कि भाई ये कैलकेरियस रॉक होते हैं, ठीक है। यानी एक पत्थर को आप तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, जियोलॉजिकल के हिसाब से भी, और फिजिकल के हिसाब से भी, और केमिकल के हिसाब से भी, ठीक है। तो कैलकेरियस रॉक, अच्छा, जो कैलकेरियस रॉक्स हैं उनके अंदर हमारे पास लाइम यानी कैलकेरियस कैल्शियम से निकला है, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ शुरू से वैसे। कैलकेरियस कैल्शियम से निकला होता है, और कैल्शियम किसमें पाया जाता है, लाइम के अंदर, ठीक है। लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट के जो पत्थर होते हैं उनको हम लोग कैलकेरियस रॉक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास लाइम स्टोन जैसे कि चूना का पत्थर हो गया, मार्बल हो गया, ये इसकी मिसालें हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें सिलिशियस की, तो सिलिशियस जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जिसके अंदर सिलिका हो,
जैसे ग्रेनाइट हो गया, क्वार्ट्जाइट, नीस हो गया, ये सारे सिलिशियस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है अर्जिलिशियस। अर्जिलिशियस की अगर हम बात करें, कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? एक बंदा कुछ मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। अच्छा, कोई कुछ पूछना चाहता था? यहाँ पे बार बार हैंड रेज। चलिए ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो सिलिशियस समझ आ गया किस चीज से मिलकर बने होते हैं, जिनके अंदर सिलिका जो है एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। के बाद, अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है आर्जिलिशियस। याद रखें, जब भी लफ्ज आर्जिलिशियस आ गया, आर्ज आ गया, ARG आ गया, मतलब वो मिट्टी की बात कर रहा है, ठीक है। वो पत्थर जो मिट्टी से बने होते हैं, यानी क्ले और एल्यूमिनिया, ठीक है। एल्यूमिना एल्यूमिना कहते हैं मिट्टी को, याद रखें, ठीक है। क्ले और एल्यूमिना से जो पत्थर बने होते हैं उनको हम लोग आर्जिलिशियस रॉक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास स्लेट आ जाता है, लेटेराइट, काओलिन, ये हमारे पास किस चीज के एग्जाम्पल हैं? ये हमारे पास आर्जिलिशियस रॉक्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे फर्दर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारे पास है इम्पोर्टेंट बिल्डिंग स्टोन। देखिए, पहला टॉपिक था क्लासिफिकेशन का, वो तो हमने कर लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं इम्पोर्टेंट बिल्डिंग स्टोन्स की तरफ, कि हमारे पास कौन कौन से बिल्डिंग स्टोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो वैसे तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन जितने बुक में हम फिलहाल उन्हीं को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला आता है हमारे पास ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कौन सा पत्थर है? ये हमारे पास इग्नियस रॉक होता है। इग्नियस मतलब कि ये लावा या मैग्मा से ही मिलके बना है, ठीक है। मेनली कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज, फेल्सपर एंड मीका, ठीक है। अब इनको, ये केमिकल्स के नाम है, ठीक है। इनको आपने ऐसे ही याद रखना है कि भाई ये इन चीजों से मिलके बने होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनमें आपने याद कौन से टर्म्स करने हैं? ये जो सेकंड इसने बताया ना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.64, अब ये जो टर्म है, ये आप लोगों ने पूरा इसी तरह याद रखना है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो अगर मैं कहूँ इस टॉपिक में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसे कहते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं कि अगर एक पत्थर है, उसकी जो जो क्या कहते हैं, यूनिट वेट है, उससे हम कंपेयर करें किसकी यूनिट वेट के साथ? पानी के साथ। दरअसल स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग इसलिए मालूम करते हैं कि एक चीज किसी दूसरे की निस्बत अगर हम मालूम करना चाहें कि ये उसमें डूब सकता है या नहीं सकता, तो उसके लिए हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड मालूम करते हैं, ठीक है। फर्ज कर ले, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो पानी का यूनिट वेट है वो 1 है, ठीक है, और ग्रेनाइट अगर जैसे कि इसमें लिखा है 2.64 है, तो ये पानी से क्या हो गया? थोड़ा सा ज्यादा हो गया, यानी वो 1 है और ये 2.64 है, यानी ये पानी के अंदर डूब जाएगा, ठीक है। जो चीज 1 से ज्यादा होता है वो पानी के अंदर डूब जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर ये 1 से कम होता, तो यानी ये पानी के अंदर, पानी के ऊपर तैरने लगता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग इसलिए मालूम करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू को याद रखना है इसके लिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड आता है हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं कि भाई ये कौन सी स्ट्रेंथ पे टूट जाएगा, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, तो ग्रेनाइट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 70 से 130 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। यानी इस स्ट्रेंथ पे अगर इतना, अगर मैं उसके ऊपर स्ट्रेंथ लगाऊं मशीन के जरिए, तो ये इतने पे टूट जाएगा, ठीक है। अगर बात करें इसके कलर की, तो ग्रेनाइट जो पत्थर है ये हमारे पास ब्राउन, ग्रे, ग्रीन और पिंक कलर में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद फाइन ग्रेन ग्रेनाइट की बात हो रही है। फाइन ग्रेन ग्रेनाइट किसे कहते हैं? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिनको अगर तोड़ दो तो उनके जो ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा नीचे गिर गए होते हैं, ठीक है। उनको हम लोग कहते हैं कि ये, इनके जो ग्रेन्स हैं इनके बड़े ग्रेन होते हैं, ठीक है। और जो फाइन ग्रेन होते हैं वो बिल्कुल उनके जो बहुत ज्यादा, मतलब जो ग्रेन्स हैं अगर तोड़ दो तो उसमें से बहुत ज्यादा छोटे छोटे से ग्रेन्स निकलने लगते हैं, ठीक है। उनको हम लोग फाइन ग्रेन कहते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा जो है ना, मतलब एक बेहतरीन किस्म का जो है आप कह सकते हैं पत्थर है ग्रेनाइट, क्योंकि ये रेजिस्ट करता है किसको? वेदरिंग को। वेदरिंग किसे कहते हैं? यानी ये टूटता नहीं वक्त के साथ, यानी हवा लग जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, ये बहुत आहिस्ता, मतलब खराब होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा आखिरी पॉइंट आता है इसका, इट कैन बी इजीली पॉलिश्ड एंड वर्क। इससे आसानी से हम लोग काम ले सकते हैं इस पत्थर से।
और ग्रेनाइट को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा किचन के अंदर जो पत्थर इस्तेमाल होता है वो हमारे पास ग्रेनाइट का होता है, ठीक है। ये एक पत्थर मैंने दिखाया है, तो ये जो पत्थर है ये ग्रेनाइट का है, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो बड़े बड़े घर होते हैं उनके अंदर इसी पत्थर से जो है किचन के जो ऑर्नामेंट्स हैं उनको इसी तरह बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है स्लेट। अब स्लेट क्या है, देखें ये जितने भी मैंने लिखे हैं ना यहाँ पे, लाइमस्टोन, मार्बल, कंकर, इन सब में कुछ चीजें मैंने कॉमन रखी हैं, बल्कि किताब वाले ने कॉमन रखी हैं। उनमें ये कि उस बंदे ने क्या किया है, हर स्टोन के बारे में उसकी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन और उसकी केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ ना कुछ लिख दिया है। तो आप लोगों ने भी क्या करना है, इन 3 पॉइंट्स को याद करके अपने जहन में उनके अंदर लिख देना है, ठीक है। और आखिरी एक और चीज है जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी और इसके अलावा उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इनके भी वैल्यूज जो है उसने सब में कॉमन करके लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब अगर बात करें स्लेट की, तो स्लेट हमारे पास कौन सा है, अर्जिलिशियस है। अर्जिलिशियस रॉक है, ठीक है, केमिकली। और अगर बात करें वैसे कौन सा पत्थर है, क्योंकि स्लेट अगर अर्जिलिशियस है, मिट्टी से बना है, तो सीधी बात है ये सेडिमेंट्री होगा, ठीक है। अगर लावा से बना होता तो फिर हम कहते हैं कि भाई ये जो है इग्नियस है। जाहिर है अर्जिलिशियस है तो ये हमारे पास कौन सा बन जाएगा, ये हमारे पास सेडिमेंट्री बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करें स्लेट की, तो सेकंड में देखें, यहाँ पे उसने एक चीज लिखा है कि इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिना कहते हैं मिट्टी की, मैंने पहले भी बताया, मिक्स्ड विद सैंड और कार्बोनेट ऑफ लाइम, ठीक है। यानी कि ये 3 चीजें इसमें हैं। या तो एल्यूमिना होगा उसमें, ठीक है, या इसमें सैंड होगा, या फिर इसके अंदर कार्बोनेट ऑफ लाइम, या तीनों होंगे, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, ये पेपर में इस तरह के सवाल आते हैं कि भाई स्लेट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी है, ऊपर नीचे ऑप्शन दिए होते हैं, तो इस तरह आप लोगों इन चीजों को याद करना है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी कितनी है, अब स्लेट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है ग्रेनाइट से कम है, यानी इसकी 60 to 70 मेगा न्यूटन पर एम मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट आता है कि गुड स्लेट इज हार्ड टफ एंड फाइन ग्रेन, ठीक है। तो ये तो सबको समझ आ गया हो गया। इट इज सुटेबल फॉर यूज इन सिस्टम्स। सिस्टम्स कहते हैं खिड़कियों को, यानी कि इस पर जो स्लेट है इसे छत या खिड़कियों के साइड पे इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। इट हैज ग्रे और डार्क कलर, ये कलर के बारे में बता रहा है। द स्लेट, जी किसी ने बात करनी है, कुछ पूछना है किसी ने? नहीं नहीं, सही है सर। अच्छा अच्छा। The slate in the form of tiles is used as an excellent roof covering material। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में बार बार रिपीट होता है, ठीक है। ये और स्पेसिफिक ग्रेविटी और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और इसके अलावा ये कौन सा जो है पत्थर है, यानी अर्जिलिशियस है, कैलकेरियस है, सिलिशियस है, ये बार बार हर पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग पास्ट पेपर देख लें तो इनमें सबसे ज्यादा इन्हीं पॉइंट्स को बार बार रिपीट किया जाता है, तो इनको लाजमी याद करें। बाकी अगर याद नहीं भी होती कोई मसला नहीं, ठीक है। एक ये कि कौन सा पत्थर है, दूसरा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, तीसरा अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गिवन है वो चीज, और चौथा जो है कि कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक्सीलेंट रूफ कवरिंग मटेरियल, यानी छत पे लगाते हो तो गर्मी नहीं लगती, ठीक है, गर्मियों में तो, या सर्दियों में फिर मतलब ये एक्सीलेंट रूफ कवरिंग मटेरियल है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा है वो हमारे पास नीस आता है। नीस जो है सिलिशियस रॉक है। याद रखें एक और ट्रिक कि जितने भी इग्नियस रॉक्स हैं वो मोस्टली सिलिशियस होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे इग्नियस आ गया मतलब वो सिलिशियस जरूर होगा, सिलिका से जरूर मिलके बना होगा, ठीक है। तो नीस है, नीस क्या है हमारे पास, यानी सिलिशियस है, तो मतलब ये कौन सा बन गया, इग्नियस बन गया, ठीक है। इसके बाद अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये क्वार्ट्ज और फेल्सपर से मिलकर बना होता है। और ये जो है ग्रेनाइट से भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से, यानी इसे आसानी से हम लोग कहीं पे भी कैरी करके लेके भी जा सकते हैं और इससे काम भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम इसे स्ट्रीट पेविंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये महंगा है तो इसे मैं नहीं समझता कि कोई इस्तेमाल करता होगा कहीं पे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन क्या चीज़ है, सैंडस्टोन जो है नाम है इससे जाहिर है कि भाई ये सैंड एंड स्टोन, ठीक है, जो सिलिका से मिलके बना होता है, ठीक है। रेत से मिलके जो सैंड, रेत से मिलके बना होता है ना, सिलिशियस जो है वैरायटी का यूज होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये भी क्वार्ट्ज, लाइम और सिलिका से मिलकर बना होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 to 2.95। याद रखें जितने भी पत्थर है हमारे पास उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर बात करें तो वो 2.5 से 3 के दरमियान होता है, और ये पेपर में पूछा भी गया है, ठीक है। कि जो पत्थर होते हैं, जो गुड यानी अच्छे पत्थर होते हैं, अच्छे स्टोन्स होते हैं, उनका ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.5 से 3 के दरमियान होती है, ठीक है। इसके बाद अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो
सैंडस्टोन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हमारे पास 35 से 40 मेगा पास्कल के दरमियान होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद रखें। बाकी ये कलर है, कलर को आप याद करें भी ठीक है, ना भी करें, इससे सवाल नहीं आते, ठीक है। अब ये जैसे कि मैंने दिखाया है, ये जो है हमारे पास नीस है, नीस का पत्थर है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ, ये मेरे पास नीस का पत्थर है और ये मेरे पास सैंडस्टोन का पत्थर है, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं लाइमस्टोन की तरफ। लाइमस्टोन कहते हैं चूने के पत्थर को। अब इसमें पिक्चर तो मैंने नहीं लगाया, लेकिन हर किसी को पता है, हर किसी ने देखा है कि चूने का जो पत्थर है वो किस तरह का होता है। चूने का पत्थर जो है वो सेडिमेंट्री रॉक होता है, क्योंकि ये टूट जाता है जल्दी, ठीक है। जो जो पत्थर टूट जाते हैं ना आम जबान में जल्दी से, उन्हें हम लोग सेडिमेंट्री कह सकते हैं, ठीक है। यही एक पत्थर है जो मुख्तलिफ ग्रेजुअल डिपोजिशन से मिलकर बना हो, उसे हम क्या कहेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स कहेंगे। अच्छा, चूने का है, चूना जो है फिर वो किस चीज से मिलके बना होता है, लाइमस्टोन कैल्शियम से, तो इसे हम क्या कहेंगे, कैलकेरियस वैरायटी की है, ठीक है। अगर बात करें इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की तो वो 2.6 है। और कलर को आप याद कर लें, ना कर लें कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, ब्लास्ट फर्नास में इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा हम इसे स्टोन मशीनरी फॉरवर्ड, अगर एक फर्ज करें एक दीवार खड़ी करना चाहते हैं हम लोग पत्थर की, तो वहां पे भी हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है मार्बल। मार्बल जो है सबसे महंगा तो नहीं कह सकते, लेकिन महंगा पत्थर है, ठीक है। ये कौन सा पत्थर होता है, मेटामॉर्फिक। और किस चीज से मिलके बना होता है, मार्बल है, मार्बल किस चीज से मिलके बना होता है, लाइम से। और लाइम किस चीज से मिलके बना होता है, कैलकेरियस, मतलब कैल्शियम से, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है, या कैल्शियम जो भी है। अच्छा, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, अच्छा ये जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इसकी 2.7। अब बुक में 2.7 है, लेकिन अगर आप वेबसाइट में प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे 2.72 लिखा होगा। तो दोनों वैल्यूज ठीक है, लेकिन जब पेपर में आ जाए तो ऑप्शन अगर 2.72 का है तो आप लोगों ने उसी पे जो है क्लिक करना है, ठीक है, उसी को ओके कर देना है। इसके बाद हमारे पास इट्स वेरी हार्ड एंड टेक्स फाइन पॉलिश। देखेंगे मार्बल का पत्थर होता है जिसे अक्सर टाइलों में इस्तेमाल करते हैं, ये बड़े हार्ड किस्म के पत्थर होते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर कार्विंग एंड डेकोरेशन वर्क। जाहिर है मार्बल है तो मार्बल को हम लोग सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर डेकोरेशन के काम में ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास है होता है कंकर। कंकर या उर्दू में जिसे हम कंकड़ कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ होता है, ये जो पिक्चर दिख रहा है ना, ये अक्सर जो घरों में या रोड पे कहीं पे कुछ बन रहा होता है तो ये अक्सर आप लोग देख रहे थे, तो ये कंकर होता है। ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास इम्प्योर लाइम स्टोन होता है। इसके अंदर यानी कि है लाइम स्टोन, लेकिन इसके अंदर 30% क्या है, एल्यूमिना एंड सिलिका, यानी इसके अंदर रेत और आप कह सकते हैं मिट्टी से मिलके बना होता है ये, ठीक है। द हार्ड कंकर इज यूज फॉर फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग। ये जो कंकर है, जो सख्त टाइप का होता है हार्ड का, वो हम लोग फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है लेटीराइट। अब लेटीराइट क्या है, लेटीराइट सैंडी क्ले स्टोन होता है, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास मिट्टी और रेत से मिलके एक जो है आप कह सकते हैं जिसमें थोड़ा बहुत कलर आके एक किस्म का पत्थर बन जाता है, उसमें लेटराइट कहते हैं, ठीक है। ये पोरस होता है, इसके अंदर यानी पोर्स होते हैं, पानी जल्दी चला जाता है इसके अंदर। और सेलुलर टाइप का स्ट्रक्चर है, यानी सेम जो मैंने कहा है कि सुराखदार, या फिर आप कह सकते हैं कि जिसके अंदर पोर्स ज्यादा होंगे, ठीक है, उस तरह का एक पत्थर होता है। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरीज फ्रॉम 2 to 2.2। यानी कि ये वो पत्थर है, याद रखें, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे कम है, देखो 2 से लेके 2.2 के दरमियान। लेकिन अगर एक अच्छा पत्थर होता तो इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.5 से 3 के दरमियान होता है, ठीक है। ये लेटराइट है। अक्सर आप लोगों ने एक और पत्थर देखा होगा जिससे लोग जो है ना अपने पाँव साफ करते हैं, ये काले टाइप का होता है, वो भी मेरे ख्याल में इसी लेटराइट का होता है, ठीक है। तो इसके बाद तीसरा जो आखिरी आता है हमारे पास, द लेटराइट ब्लॉक्स। देखिए लेटराइट जो है हमारे पास दो तरह से पाया जाता है, एक ब्लॉक की शक्ल में और एक मॉड्यूलर की शक्ल में, ठीक है। जो ब्लॉक की शक्ल में होता है वो हमारे पास बिल्डिंग स्टोन के तौर पे उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कहीं फर्श पे कहीं पे भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया तो कर सकते हैं ये। लेकिन जो मॉड्यूलर लेटेराइट होता है वो हमारे पास रोड के तौर पर इस्तेमाल होता है, कहीं पे रोड बन रहा है, अगर पत्थर नहीं मिल रहे तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मूरम। अब मूरम क्या चीज़ है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ये जो गार्डन होते हैं वहां पे एक किस्म की जो है ना लाल किस्म की मिट्टी पड़ी होती है, जिसे पौधों के नीचे अक्सर लगा देते हैं। या कहीं पे रोड बन रहा है तो रोड के ऊपर जो है हम लोग उस चीज को लगा के उसके ऊपर फिर दोबारा जो भी है चीजें बिछा देते हैं, ठीक है। ये पत्थर हो गए, दूसरी तीसरी चीजें। तो मूरम जो है एक डिकम्पोज लेटराइट ही होता है हमारे पास। इसका कलर जो है डीप ब्राउन होता है या रेड कलर का होता है, मिट्टी ही होती है एक किस्म की। इट इज यूज सरफेसिंग फैंसी पार्क्स एंड गार्डन वॉल, ठीक है। कि कहीं पे अगर आप ट्रैक बना रहे हैं बाग के लिए गार्डन में, तो वहां पे आपने क्या किया, इस मिट्टी को जो है
लगा दिया, ठीक है, या फैंसी पाथ बना रहे हैं तो वहां पे आप इसे इस्तेमाल करते हैं। क्वार्टजाइट की अगर हम बात करें, जो सैंडस्टोन होता है, पहले हमने पढ़ा सैंडस्टोन के ऊपर अगर प्रेशर और हाई टेम्परेचर दे दे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटामॉर्फिक एक्शन के बाद क्वार्टजाइट, ठीक है। यानी एक पत्थर था, ठीक है, सैंडस्टोन जिसका नाम है, उसे आपने क्या किया, उसके ऊपर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है क्वार्टजाइट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि अभी मैंने बताया कि भाई इसके ऊपर आप हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दे रहे हैं तो जाहिर है वो वक्त के साथ क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल हो जाएगा, ठीक है। क्वार्टजाइट को हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, रेलवे बैलास्ट में इस्तेमाल करते हैं, बैलास्ट होते हैं पत्थर को, ठीक है। रेलवे की जो ट्रैक है वहां पे आप इस्तेमाल करते हैं इसे। रोड मेटल, मेटल जो है एग्रीगेट को ही कहते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग की जबान में। जो रोड के ऊपर जो पत्थर गिराते हैं हम लोग उनको रोड मेटल कहते हैं, ठीक है। अब ये हो गए पत्थर। अब सब पे आप लोगों ने क्या क्या चीजें याद रखनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो गिवन है वो याद रखनी है, ठीक है। कौन सा पत्थर है, अर्जिलिशियस है, सिलिशियस है, कौन सा है, ठीक है। स्ट्रेंथ गिवन है तो वो भी याद रखें। और इसके अलावा कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये भी याद रखें। बाकी चीजों को ना भी करते हैं कोई मसला नहीं। अब ये जो है ये लेटराइट है, ठीक है, लेटराइट के ब्लॉक्स ये अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे। और ये मेरे पास जो है मार्बल कह सकते हैं इसे, ठीक है, या क्वार्टजाइट। ये क्वार्टजाइट भी है और मार्बल भी है, दोनों है, ठीक। दोनों को हम लोग का जो है इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं, किचन में। अब ये क्वार्टजाइट भी हो सकता है या मार्बल, दोनों हो सकते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी आप किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ब्रिक। अब ब्रिक क्या चीज़ है, ठीक है। ब्रिक जो है हमारे पास वॉल्स को बनाने के लिए, कॉलम्स को या छत को या फ्लोर्स को बनाने के लिए जो हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग ब्रिक कहते हैं, ठीक है। कहीं पे भी इस्तेमाल होता है ये, ठीक है। कि अगर कोई दीवार खड़ी कर रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, छत बना रहे हैं या कोई फर्श बना रहे हैं तो आप लोग वहां पे क्या करते हैं, ब्रिक्स को यूज करते हैं, ठीक है। अब आप लोग कॉमन सेंस अगर इस्तेमाल करें तो ब्रिक के अंदर क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। ब्रिक में सबसे अगर ज्यादा बात करें तो उनके अंदर सिलिका होता है, ठीक है। सिलिका कहते हैं रेत को, मैंने पहले भी बताया, ठीक है। रेत उसमें 50 से 60% होता है, ठीक है। और एल्यूमिना यानी जो मिट्टी है वो इसके अंदर 20 से 30% होता है, ठीक है। बाकी के जो परसेंट है उसमें फिर लाइम भी है जिसे चूना कहते हैं, मैग्नीशिया हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज एंड आयरन, ये सारी चीजें फिर उसके अंदर पाई जाती है। अच्छा, फिर ना एक रेंज होता है कि आप एक चीज को ज्यादा नहीं डाल सकते या एक चीज को कम नहीं कर सकते, ठीक है। अब फर्ज कर लें मैं एक ट्रिक बना रहा हूँ, उसके अंदर अगर मैंने एल्यूमिना क्या किया, कि जो मिट्टी है जो कि 20 से 30% डालते हैं, अगर फर्ज कर लें मैंने उसके अंदर जो है 35% डाल दिया तो उस ब्रिक के साथ क्या होगा, तो वो ब्रिक जो है जब खुश्क हो जाएगा तो खुश्क होने के बाद वो वार्प हो जाएगा। वार्प ऑन ड्राइंग, वार्प कहते हैं कि उसके अंदर टेढ़ापन आ जाता है, यहाँ पे मैंने उर्दू में लिखा भी है, ठीक है। इसके अंदर क्या पैदा हो जाता है, टेढ़ापन, तो वो फिर किसी काम का नहीं होता। अच्छा, इसके अंदर क्रैक्स भी आ सकते हैं अगर एल्यूमिनियम ज्यादा डाल दिया आपने, एल्यूमिनियम, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं अगर सिलिका की। फर्ज कर लें आपने उसके अंदर रेत भी ज्यादा डाल दिया, वैसे तो 50 से 60% है, अगर आपने इसके अंदर 65% 70% डाल दिया फिर क्या होगा, फिर हमारे पास वो जो ब्रेक है वो ब्रिटल हो जाएगा। अब ये ब्रिटल क्या चीज है, अक्सर आपने देखा होगा जो ग्लास है अगर आप उसे गिरा देते हैं तो वो टूट जाता है, बिल्कुल अचानक से टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो ऐसी चीजें जो बिल्कुल फोर्स लगने पे अचानक से बिल्कुल टूट जाए उनको हम लोग ब्रिटल बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि अगर ब्रिक है, फोर्स लग गया और वो क्या हो गया, टूट गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि ये ब्रिटल है। और सिलिका अगर ज्यादा डालेंगे तो वो बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जाएगा, ठीक है, थोड़े से फोर्स पे भी टूट जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है लाइम। अगर लाइम की बात करें, जो चूना होता है, मामूली अमाउंट में तो फिर भी होता है, तो इसका क्या काम होता है कि ये जो है अगर हम ज्यादा डालेंगे तो ब्रिक जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्रिक को हम लोग हाई टेम्परेचर देते हैं और लाइम जो है जल्दी एक टेम्परेचर पे जो है मेल्ट होना शुरू हो जाता है। जाहिर है अगर ब्रिक को हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, भट्ठे के अंदर जब डालते हैं, किल्न के अंदर या क्लैम्प के अंदर, तो वहां पे हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, लाइम जो चूना है वो तो मेल्ट होने लगता है। जब मेल्ट हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, डिस्टोर्ट हो जाता है, यानी जल जाता है। फोर्थ क्लास ब्रिक आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे, ये जो जले टाइप के होते हैं, मैं दिखा भी देता हूँ कि इस तरह जो है डिस्टोर्ट हो जाता है उनका शेप लाइम की वजह से, जब लाइम ज्यादा डाल देते हैं।
तो इसके बाद हमारे पास आता है ये एक्सेस, ठीक है। उसके बाद आता है अल्कलाइन साल्ट। अब अल्कलाइन साल्ट क्या है कि एक्स्ट्रा चीजें जैसे कि हमारे पास साल्ट्स हो गए, अगर वो मिट्टी के अंदर हुए, ब्रिक के अंदर, तो वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे मॉइस्चर को हवा में से। और ये क्या करते हैं, जब खुश्क हो जाते हैं तो ये पाउडर डिपॉजिट्स यानी कि ब्रिक के ऊपर छोड़ देते हैं, जिनसे हम एफ्लोरेसेंस कहते हैं। अब ये एफ्लोरेसेंस क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए पाउडर नुमा ये जो शक्लें आ जाती हैं ना दीवार के ऊपर, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, तो इसे एफ्लोरेसेंस कहते हैं। ये किस वजह से होते हैं, ये अल्कलाइन साल्ट्स की वजह से होता है, ठीक है। या पायराइट्स, पायरेट्स भी इनको कहते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो ब्रिक के अंदर, वो नुकसानदेह होती है, उनकी वजह से जो है ये फिर एफ्लोरेसेंस काज कर जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है, इट इज आल्सो काज इफ द क्ले यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स कंटेंट पायराइट, ठीक है, एंड वाटर यूज फॉर पगिंग द क्ले कंटेंट जिप्सम। यानी कि अगर आप ब्रेक के लिए जो मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर अगर पायराइट होगा तब भी ये वो बन जाएंगे डिपॉजिट्स, और अगर जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं आप इस चीज के लिए उसके अंदर अगर जिप्सम हुआ, क्योंकि पानी के अंदर भी जिप्सम होता है, ठीक, कैल्शियम सल्फेट इसे कहते हैं, तो ये अगर होगा तो उसकी वजह से भी हमारे पास पाउडर डिपॉजिट्स आ जाते हैं ब्रिक के ऊपर। यानी आपने एहतियात करना है कि पानी भी अच्छा हो और आपकी मिट्टी में पायराइट्स भी ना हो, पायराइट है जो भी है, ठीक है। नहीं तो आपके जो क्या कहते हैं ब्रिक्स हैं उनके ऊपर एफ्लोरेसेंस स्टार्ट हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो अगर आप खुद भी सोचें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को लेते हैं, ठीक है, जो ब्रिक के लिए है उसको प्रिपेयर करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, मिट्टी को जमीन से निकालते हैं, ठीक है, फिर उसमें से जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जैसे कि स्टोन्स हो गए, छोटे पत्थर हो गए, वेजिटेबल मैटर हो गए, तो इनको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं उस मिट्टी में। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे काफी हफ्तों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए एटमॉस्फेरिक एक्शन के लिए वहीं पे जमीन के ऊपर रख देते हैं। मिट्टी ले लिया और कुछ हफ्ते उसे रख दिया, इस अमल को कहते हैं प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसने एक चीज लिखा है कि 1.5 to 2.5 cubic मीटर ऑफ अर्थ इज रिक्वायर्ड फॉर मोल्डिंग 1000 ब्रिक्स। ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि पेपर में इस तरह के सवाल आते हैं कि 1.5 से 2.5 क्यूबिक मीटर जो अर्थ है यानी मिट्टी है इतनी दरकार होगा मुझे, तब जाके मेरे 1000 ब्रिक्स बन जाएंगे, ठीक है। द क्ले इज देन टेम्पर्ड इन पग मिल। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हाई टेम्परेचर पे जो है पग मिल्स में उन्हें डाल देते हैं, जो मशीन होती है जिसके अंदर मिट्टी को डाला जाता है और पानी मिक्स करके जो है ना उसे एक शक्ल दिया जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक इज नोन एज नीडिंग। ये भी एक डेफिनेशन है जिसे आप लोगों ने याद रखना है, बुक के अंदर भी है, आप लोग देख लीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है मोल्डिंग। अब मोल्डिंग क्या चीज़ है, मोल्डिंग कहते हैं इस अमल को, ये जो आप लोगों को दिख रहा है कि ब्रिक को जो है आप एक शेप देते हैं और इस तरह फिर रख देते हैं, ठीक है, इस अमल को क्या कहते हैं, मोल्डिंग कहते हैं। मोल्डिंग क्या चीज़ है, मोल्डिंग जो है आफ्टर प्रिपेयरिंग द क्ले, फर्ज कर लें आपने मिट्टी को बना लिया, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसे मोल्ड कर देते हैं। इसी मोल्डिंग के फिर दो तरीके कार होते हैं, या तो आप उसे हाथ के जरिए करते हैं जैसे ये कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप इसे मशीन के जरिए करते हैं। अब मशीन भी आ गए हैं, तो मशीन में जो है ना बस डायरेक्ट मिट्टी डाल देते हैं और वो इस तरह उसके ऊपर बने होते हैं चार पांच, बस वो क्या करते हैं उसे जाके प्लेस कर देते हैं और वहां पे बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, इन हैंड मोल्डिंग द ब्रिक्स आर मोल्डेड बाय हैंड मैनुअली, इट इज प्रेफर्ड वेयर मैन पावर इज चीप एंड readily अवेलेबल। यानी ये तब किया जाता है जब आपके पास जो मजदूर हैं वो सस्ते में मिल सके आपको, और बिल्कुल जो है वो अच्छे से आपको बना के भी दे सके। हैंड मोल्डिंग में बी डन आइदर ऑन ग्राउंड और ऑन टेबल, कॉल्ड ग्राउंड मोल्डिंग एंड टेबल मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग जो है ना हम लोग या तो ग्राउंड पे करते हैं या टेबल पे करते हैं। काफी ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े कंपनीज हैं जो बनाते हैं, वैसे तो मतलब हमारे पाकिस्तान में तो बिल्कुल ये है कि लोग अपने किल्न और क्लेम बना के जो है ना इन्हें खुद बना देते हैं, तो वहाँ पे हैंड मोल्डिंग भी होती है और टेबल मोल्डिंग भी होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है, द ब्रिक्स आर मोल्डेड इन मशीन। कब करते हैं, अच्छा मशीन की जरूरत हमें कब पड़ती है, जब हम बहुत ज्यादा अगर ब्रिक्स दरकार हो, तब हम लोग क्या करते हैं, मशीन मोल्डिंग करते हैं। फिर हमें मशीन की जरूरत पड़ती है, फर्स्ट करें आपको 1 लाख ब्रिक चाहिए, फिर तो इतने बंदे नहीं है आपके कि 1 लाख ब्रिक्स बना सके, फिर वो क्या करते हैं, वो मशीन लेके आते हैं और मशीन से जल्दी जल्दी बना देते हैं।
अच्छा, यहाँ पे एक और चीज इसने लिखा है, द हैंडमेड ब्रिक्स आर सुपीरियर टू मशीन मेड ब्रिक्स फॉर फेसिंग पर्पसेस। यानी फर्स्ट कर लें, आप फ्रंट एलिवेशन बना रहे हैं किसी घर का, यानी अगले अगली दीवार है या कोई फ्रंट है, फ्रंट फेस है किसी बिल्डिंग का, तो वहाँ पे आप मशीन से जो बने ब्रिक्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप कोशिश करेंगे जो हैंड मेड है, जो लोगों ने अपने हाथों से बनाए हैं, उनको प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो बहुत सुपीरियर होते हैं, उनकी बिस्कुट वो बड़े अच्छे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरा आता है ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स। अगर ड्राइंग की बात करें तो किस तरह ड्राई किया जाता है। जब आपने मोल्ड किया इस तरह, ठीक है, आपने इस तरह शेप दिया, जाहिर है इसके बाद आप क्या करेंगे, उन्हें छोड़ देंगे कि वो खुश्क हो सकें। तो खुश्क करने के लिए दो तरीके कार होते हैं, या तो आप सूरज की रोशनी में उन्हें जो है खुश्क करें, या फिर वो हवा में जो है खुद ब खुद खुश्क हो जाए, ठीक है, या फिर उन्हें तपिश देके जो है आप उन्हें आर्टिफिशियली तौर पर उन्हें खुश्क कर देते हैं, ठीक है। द ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स में बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसके बाद यहाँ पे उसने लिखा है कि इन नेचुरल ड्राइंग द मोल्टेड ब्रिक्स आर केप्ट इन द सन फॉर डे और टू सो दैट दे बिकम सफिशिएंटली हार्ड टू बी हैंडल्ड सेफली, ठीक है। यानी नेचुरल ड्राइंग में आप क्या करते हैं कि सूरज की रोशनी में 1 या 2 दिन तक उन्हें रखते हैं। अब पेपर में एक सवाल आया था जिसमें उसने लिखा था कि द नेचर इन नेचुरल ड्राइंग द मोल्डेड ब्रिक्स आर केप्ट इन द सन फॉर, फिर वहां पे उस बंदे ने लिखा 24 आवर्स 48 आवर्स। तो अब जिस बंदे ने पढ़ा था अ डे और 2 डे, तो उस बंदे ने तो सही किया, लेकिन वो बंदे जिन्होंने इस चीज को स्किप किया था तो वो चले गए। उन्होंने पता नहीं, किसी ने फ्यू वीक्स लगा दिया, किसी ने क्या लगा दिया, जिन्होंने पढ़ा था अ डे और टू, तो उन्होंने जाके 24 to 48 आवर्स जो है उस पे मतलब उन्होंने टिक किया था। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इनको याद करना है आप लोगों ने। फिर इसके बाद एक आता है चीज जिसे कहते हैं कि द these bricks are now arranged in rows on their edges on a slightly raised ground called hex। फिर क्या होता है कि फर्ज कर लें जब आपने तैयार कर लिए, खुश करने के लिए रख दिए, तो आप क्या करते हैं, जो ब्रिक होता है उसे इस तरह टेढ़ा करके जो है थोड़ा सा, अब ये जो ब्रिक है, ये ब्रिक क्या है, थोड़ा सा इसने क्या किया, ऊपर करके इस तरह सेट करने की कोशिश, मुझे इस तरह की पिक्चर नहीं मिली लेकिन मैं इसी पे समझा रहा हूँ। ये देखें, ये स्लाइडली क्या है, सरफेस से ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर है। क्यों ऊपर है, ताकि इसको प्रॉपर जो है रोशनी लग सके। तो इस अमल को क्या कहते हैं, हैक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या लिखा है, दीज ब्रिक्स आर नाउ अरेंज्ड इन रोज। एक तो हम उन्हें रोज में रखते हैं, ठीक है, रोज के बाद उन्हें स्लाइडली ऊपर करके रखते हैं ग्राउंड के ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं, ठीक है। A little space for free circulation of air is kept for each brick। हम क्या करते हैं, देखें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, क्यों देते हैं, ताकि इनके दरमियान से हवा भी गुजर सके। हवा गुजरेगी तो ये खुश्क होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, द एयर एंड सन ड्राइड ब्रिक्स आर एडिक्वेटली स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है। याद रखें, अगर आपने उन्हें प्रॉपर खुश्क नहीं किया और आपने बर्न किया उन्हें डायरेक्ट जाके, तो ये क्या हो जाते हैं, इनमें क्रैक प्रोड्यूस हो जाते हैं और उनकी शक्ल खराब हो जाती है, ठीक है, बर्निंग प्रोसेस के दौरान। उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिफिशियल ड्राइंग। ये कब करते हैं, फर्ज कर लें अगर कहीं पे बारिश हो रही है, ठीक है, वहां पे तो अब सन हमें नहीं मिलती, रोशनी नहीं मिलती, फिर हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ड्राइंग करते हैं। और या हमें कभी ऐसी भी जरूरत पड़ती है कि मुझे तकरीबन कोई फर्ज कर लें 1 लाख के करीब ब्रिक्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, लार्ज स्केल में चाहिए, तब तो इतने आप इंतजार नहीं कर सकते ना, अगर एक स्ट्रक्चर बनाना है, फिर आप क्या करते हैं, जल्दी जल्दी आर्टिफिशियल ड्राई करके मशीन के अंदर या जो भी है क्लैंप के अंदर डाल के उन्हें जल्दी से खुश्क करके उन्हें बना देते हैं, ठीक है, उसे आर्टिफिशियल ड्राइंग कहते हैं। इसके बाद आता है बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, दो तरह से हम लोग जो है बर्न करते हैं ब्रिक्स को, याद रखें। एक होता है किल्न, ये तो सबने देखा होगा, ठीक है, ये किल्न इसे कहते हैं। दश्त में अक्सर जो कोयटा के रिहायशी में जो देखा होगा, इस तरह के बने होते हैं, अक्सर लोगों के इलाकों में बने हैं जहाँ पे ब्रिक्स बनते हैं। तो एक यही तरीका कार होता है जिसे किल्न जो है बर्निंग प्रोसेस कहते हैं। और ये एक होता है क्लैंप, जिसमें क्या करते हैं कि ब्रिक्स डाल के नीचे से आग लगा देते हैं या ऊपर आग लगा के बस इस तरह छोड़ देते हैं और फिर वो बन जाते हैं, ठीक है। द बर्निंग ऑफ ड्राई ब्रिक इज डन आइदर इन क्लैंप और इन किल्न, ठीक है। जो बर्निंग का प्रोसेस है वो जब किया जाता है ड्राई ब्रिक्स के ऊपर, तो वो क्लैंप के जरिए या किल्न के जरिए, इन दोनों प्रोसेस के जरिए किया जाता है। और दोनों को जो है हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपने देखा हो, ठीक है। सिंध की तरफ अगर जाएंगे तो वहाँ पे मोस्टली ये होता है, इस तरह की जो है ना आग लगा के उनको बना देते हैं।
और अगर जो खुश्क इलाके हैं वहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा इस तरीके से भी करते हैं, मेरे ख्याल में मोस्टली इस तरह से जो है बनाते हैं। कोयटा की तरफ तो मैंने देखा है इसी तरह बनाते हैं। It may be noted that the average outturn of first-class bricks in clamp burning is about 60%, whereas for kiln burning it is about 80 to 90%. देखें ब्रिक्स की फिर हमारे पास इकसाम होती है। चार तरह के ब्रिक्स होते हैं, आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चार तरह के इकसाम होते हैं, और जो सबसे अच्छा ब्रिक होता है उसे हम फर्स्ट क्लास ब्रिक कहते हैं, ठीक है। कहता है कि अगर आप राय ब्रिक्स को बर्न कर रहे हैं, उन्हें जला रहे हैं शक्ल देने के लिए, तो वो अगर क्लैंप में आप उन्हें बर्न कर रहे हैं तो वो आपको 60% अच्छे मिलेंगे, बाकी के 40% ज़ाया हो जाएंगे। और अगर बात करें किलिंग की, तो वहाँ पे आपको 80 से 90% जो है बेहतरीन फर्स्ट क्लास ब्रिक्स मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद इसने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि द बर्निंग ऑफ ब्रिक्स इन किलिंग इज कंप्लीट विद इन 24 आवर्स। अगर हम किलिंग की बात करें, इसकी बात करें, तो 24 घंटे के अंदर ये क्या करता है, ब्रिक्स को तैयार कर देता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, हफ्ते भी ले लेता है, ठीक है। The bricks should be burned at a temperature from 1000 to 1200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे जो है हम क्या करते हैं, ब्रिक्स को तपिश दे के और उन्हें जला देते हैं, ठीक है। द ब्रिक्स आफ्टर बर्निंग इन kilns रिक्वायर अबाउट 12 days to cool down for unloading। फर्ज कर लें आपने जब ब्रिक्स बना लिए, तो उसके बाद कम से कम 12 दिन चाहिए होते हैं, यानी 1.5 हफ्ता तकरीबन या उससे भी ज़्यादा। तो किस चीज़ के लिए, ताकि वो कूल हो सके, कूल डाउन कर लें, उसके बाद आप उन्हें अनलोड करते हैं, फिर जाके किसी कंस्ट्रक्शन के तौर पे उन्हें इस्तेमाल करते हैं। वैसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो रेस्ट कर लेते हैं, मैं पानी पी लेता हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं जब तक, या किसी को समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। सर ये स्लाइड्स काइंडली फिर ग्रुप में शेयर कर दे, और कल की भी स्लाइड शेयर शेयर नहीं किया आपने। हाँ, वो मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। यहाँ तक समझ आया वैसे? जी सर, जबरदस्त है माशाल्लाह। अब अगर बात करें क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन देखिए, ब्रिक्स के मुख्तलिफ इकसाम हैं। हम लोगों ने क्या किया, ब्रिक्स को क्लासीफाई किया बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो हमारे पास चार तरह के ब्रिक्स हैं, ठीक है। चार तरह के कौन से हैं? पहला पहला जो ब्रिक आता है फर्स्ट क्लास ब्रिक, उसे कहते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक। जो सबसे अच्छे ब्रिक होते हैं उन्हें फर्स्ट क्लास ब्रिक कहते हैं, ठीक है। दीज ब्रिक्स आर वेल बॉन्ड, ये बहुत अच्छे से जो है इनको क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, और ये स्मूथ होते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब घर बनाते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि अच्छी सी ब्रिक्स ले लें जो स्मूथ हो, ठीक है। इवन सरफेस, यानी बिल्कुल प्लेन सरफेस होता है उनका, विद परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप एंड यूनिफॉर्म रेडिश कलर, और इनका रेडिश कलर होता है। अच्छा, अब पहचानेंगे कैसे? फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होता है ना, वो मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मेटेलिक साउंड कैसे? यानी दो ब्रिक्स ले लो हाथ में और उनको आपस में स्ट्राइक करोगे तो वो मेटेलिक साउंड, यानी लोहे की तरह उनकी जो है एक आवाज निकलेगी। तो आपने समझ जाना है कि ये फर्स्ट क्लास ब्रिक है, ठीक है। इसके बाद दीज ब्रिक्स शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 20% ऑफ इट्स ओन ड्राई वुड आफ्टर 24 और इमर्जन इन वाटर। अच्छा, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होते हैं, ये जो जितने भी है ना, ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, इनके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और सबसे ज्यादा परसेंट और इनकी स्ट्रेंथ के बारे में क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। अब पूछ रहा है कि दीज ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब मोर देन 20%, यानी कि अगर एक ब्रिक है, वो अगर 20 kg का था, 20 नहीं, क्या कहते हैं, 5 kg का था, ठीक है। तो मैं उसे अगर पानी के अंदर डाल दूं, और वो 5 kg का जो 20% है उससे ऐड कर दूं, और वो उससे ज्यादा पानी यानी अब्जॉर्व ना करे, तो मैं कहूंगा कि भाई ये फर्स्ट क्लास ब्रिक है। यानी अगर उसने 20% पानी जो है उसने एब्जॉर्व कर लिया, तो मैं उसे कहूंगा, या 20% से कम किया, तो मैं कहूंगा भाई ये फर्स्ट क्लास ब्रिक है, ठीक है। और इसके बाद इसने लिखा है, इट शुड हैव अ मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ 10.5। अच्छा, कुछ बुक्स हैं वहाँ पे आपको 11 मिलेगा, कहीं पे 10.5 मिलेगा। तो खुरमी में 10.5 है, तो 11 आए या 10.5 आए, अगर ऑप्शन में दोनों है तो 10.5, अगर ऑप्शन में एक है तो आप लोगों ने उन दोनों में से किसी एक को टिक कर देना है, ठीक है। 10.5 या 11, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें सेकेंड क्लास ब्रिक्स की,
तो सेकंड क्लास ब्रिक्स क्या होते हैं, जो स्लाइटली ओवर बाउंड होते हैं, यानी ये थोड़े से ज्यादा जो है, ज्यादा बर्न किया जाता है इनको। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैविंग रफ सरफेस, इनका थोड़ा सा जो है रफ सरफेस होता है, नॉट परफेक्टली रेक्टेंगुलर इन शेप, पूरी तरह से शेप के भी नहीं होते रेक्टेंगुलर, लेकिन मोस्टली इनको भी हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में, ठीक है। या तो फर्स्ट क्लास थोड़े से महंगे होते हैं, या फिर सेकंड क्लास, ठीक है, ये दोनों मतलब काबिल इस्तेमाल हैं। दीज ब्रिक्स शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 22%। और थर्ड क्लास अगर ब्रिक की बात करें तो ये हमारे पास जो है प्रॉपरली बर्न्ड नहीं होते, कच्चे ब्रिक होते सर हैं ये यानी। क्रशिंग स्ट्रेंथ सर, ये ब्रिक्स की एक जैसी होती है? जी नहीं नहीं क्रशिंग स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और यामा ब्रिक्स की एक ही होती है? नहीं, जो फर्स्ट क्लास है वो 10.5 है, सेकंड क्लास 7.5 है, ठीक है, 7.5 यहाँ पे मेंशन नहीं है बुक में, लेकिन 7.5 होता है। ये ठीक आप है लोग सर। लिख लें या कुछ भी कर लें। थर्ड क्लास जो ब्रिक है वो फिर 3.5 होता है मेगा ठीक न्यूटन, है। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, 3.5, ठीक है। और जो थर्ड क्लास ठीक है ब्रिक है, थैंक। 25% जो है पानी को ऑब्जॉर्व करता है 24 घंटे के अंदर, यानी जितना ज्यादा पानी ऑब्जॉर्व करेगा उतना ज्यादा कमजोर ब्रिक होगा, ठीक है, यानी इतना बेकार टाइप का वो ब्रिक होता है। कच्चे जो ब्रिक होते हैं ना उनको थर्ड क्लास ब्रिक्स कहते हैं। उसके बाद आता है फोर्थ क्लास या झामा ब्रिक्स इनको कहते हैं। अब झामा, क्योंकि ये बुक इंडियन है इसलिए उसने अपने हिसाब से इसका नाम रखा है, झामा या झामा जो भी है, ठीक है। तो ये कौन से ब्रिक्स होते हैं, ये जो जले हुए ओवर बर्न जो इरेगुलर शेप के होते हैं उनको हम लोग झामा ब्रिक्स कहते हैं, और इनकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, लेकिन ये हमारे शेप और काम के नहीं होते, इसलिए हम इनको जो है खास इस्तेमाल नहीं करते। इनको हम लोग रेलवे बालास्ट या फिर आप कह सकते हैं रोड बालास्ट, या फिर अक्सर फर्श जब बना रहे होते हैं उस वक्त हम लोग इनको इस्तेमाल करते हैं तोड़ के। ये मैं दिखा देता हूँ इनकी पिक्चर भी आप लोगों को। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये फोर्थ क्लास ब्रिक्स हैं जो ज्यादा जिन पे आग जो है लग जाती है और फिर इस तरह हो जाती है इनकी शक्ल। और जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो हम लोग इस मशीन के जरिए जो है इनको फाइंड करते हैं, कंप्रेसिव या क्रशिंग जो भी है स्ट्रेंथ है। यहाँ पे ब्रिक रखते हैं, इसके ऊपर जो है यहाँ से मशीन से लोड सेट करके फिर यहाँ से लोड लग रहा होता है ऊपर से नीचे, और फिर वो ब्रिक टूट जाता है, सर ये इससे ब्रिक फिर। है या स्टोन है? जी, ये ब्रिक है, सर ये ब्रिक। ये ब्रिक है, दिख रहा है। जले हुए ब्रिक नहीं होते, आप लोग देखे होंगे यार, अब दिख रहा है। यस सर, क्लियर दिख रहा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आते हैं स्पेशल ब्रिक्स। अब ये तो बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ था, नहीं सॉरी, ये कुछ पॉइंट ये मैंने नहीं पढ़ा है। अच्छा, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स आर 19 इंटू 9 इंटू 4 सेंटीमीटर और 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड साइज, ठीक है। तो स्टैंडर्ड साइज हमारे पास ये होता है। एक और होता है जिसे मोर्टार के साथ, मोर्टार जो है हम लोग एक जो है सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं या 1 इंच बढ़ा देते हैं, तो ये 20 में जो है कन्वर्ट हो जाता है, 20 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। फिर हमारे पास आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्रेक। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्रेक जो है वो हमारे पास 2 होती है, याद रखने को, ठीक है। द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मेसनरी आर 550, यानी अगर फर्ज कर लें आप 1 क्यूबिक मीटर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वहां पे आपके पास जो है 550 जो है ब्रिक्स दरकार होंगे। लेकिन इंडिया ब्रिक्स में अगर सेम यही क्वेश्चन है, वहां पे लिखा हुआ है 500, ठीक है। तो आप लोग इसने क्या किया है, ये देखें 2 डायमेंशन है, अगर आप इस डायमेंशन के मुताबिक मालूम करेंगे तो आपको 500 या 550 या इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो मतलब इन दोनों में से ये दोनों वैल्यू इन्हीं डायमेंशंस की तौर पे आ जाती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने वो याद रखना है जो इंडिया बिक्स में है, कोशिश करें उसी को याद करें, ठीक है, 550, या कोशिश करें जब भी एक इस तरह के सवाल जो एक तरह के लेकिन वैल्यू डिफरेंट हो, तो आप लोगों ने ये करना है कि उनके हर एक चीज को पढ़ते जाएं, कहीं पे माइनर सा भी अगर डिफरेंस आप लोगों को नजर आ जाए तो उसके मुताबिक उनको याद रखें। फर्ज करें बीच में एक कॉमा है, तो आपने कॉमा के मुताबिक भी उनको याद रखना है कि भाई यहाँ पे एक बीच में कॉमा था तो इसका आंसर ये था। तो इस तरह कोशिश करें वैल्यू को इसी तरह याद कर लें, क्योंकि इस तरह के बहुत से सवाल हैं जो मैंने प्रैक्टिस किए। जी सर, ये सर इंडिया बिक्स में 500 आ रहा है, और एग्जाम ओविडा और गीक और एमसीक्यूज जी में सर 550 है सर। 550 है, तो आप लोग कोशिश करें कि दोनों को कंपेयर करें, आप लोगों को जो है कुछ ना कुछ डिफरेंस मिल जाएगा, कहीं पे स्टेटमेंट में कोई चेंजिंग आ जाती है तो इस तरह जो है ना आप और लोग वो याद। उसमें मैंने
उसमें मैंने ये देखी थी, एक थोड़ी सी स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस था, और दूसरे जो सीक्वेंस था ABCD का सर, उसमें थोड़ा फर्क था। जो जहाँ पे 500 है, वहाँ पे फर्स्ट वाला ए ऑप्शन जो था वो 400 है, और जिसमें 550 था उसमें फर्स्ट ऑप्शन जो था वो मेरे ख्याल से 450 पे हाँ, था। बिल्कुल 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 इसी तरह है, और इसी तरह ही याद किया जाता है एमसीक्यू को। और जो एमसीक्यू मैच होते हैं, और वही बंदा पेपर में कामयाब होता है जो इस तरह के डिफरेंसेस को निकाल के लिख लेता है अलग रजिस्टर में। ठीक है, कोशिश करें इस तरह के जितने भी सवाल हैं उनको अलग रजिस्टर पे लिख लिया करें, अपना एक पर्सनल रजिस्टर रखें जिसमें अगर इस सिर्फ तरह और का सिर्फ डिफरेंस आता है तो हम लोग फॉलो करें एग्जाम विदा को या इंडिया बिक्स को? इंडिया बिक्स को फॉलो करें, क्योंकि मोस्टली इंडिया बिक्स जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है पेपर में। ठीक है, तो इंडिया बिक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ आ गया? जी जी सर। सर। इंडिया विथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप पास पेपर उठा लें ना, खासकर बलूचिस्तान के पिछले 10-15 साल के भी अगर आप लोगों को कहीं से मिल भी जाए, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंडिया विथ कॉपी पेस्ट किया होता है, कहीं से भी ये लोग नहीं उठाते। ठीक है, सिर्फ इंडिया विथ को उठाते हैं। लेकिन अब कुछ साल हो गए, कुछ साल से मेरा 2 साल हो गए, ये इन्होंने जो है थोड़ा जैसा एक चेंजिंग किया हुआ है, जिसमें वो लोग जो है स्पेशल फुर्मी की थ्योरी से सवाल उठाते हैं। ठीक है, जो RS फुर्मी है, SDO की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो क्या करते हैं, RS फुर्मी की जो थ्योरी है वहीं से प्योरली क्वेश्चन को उठाते हैं, और स्टेटमेंट को थोड़ा बहुत चेंज करके जो है ना वो पेपर में दे देते हैं, लेकिन देते यहीं से। इसके बाद हमारे पास आ गया स्पेशल ब्रिक्स। अब स्पेशल ब्रिक्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? देखिए, कुछ ऐसे भी ब्रिक्स होते हैं जो हम शेप के मुताबिक जो है उनको पर डिफरेंट पर्पजेज जो है उनको बनाते हैं। एक तो हम लोगों ने स्ट्रेंथ बेसिस पे पढ़ा था, अब हम शेप बेसिस पे पढ़ेंगे कि शेप या मुख्तलिफ पर्पज हो गए वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ऐसी भी दीवार होती है कि मुझे तो पता है कि भाई कि जो ब्रिक्स होते हैं वो बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, ब्रिक्स बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट टाइप के होते हैं। अब फर्ज करें मैंने एक दीवार है बहुत बड़ी, और इस तरफ से भी एक दीवार आई, अब यहाँ पे बीच में जो है इस तरह का एक सेक्शन बन गया। अब मैं क्या करूँगी? तो इसके लिए जो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के स्पेशल ब्रिक्स होते हैं जिनको हम लोग बना देते हैं। ठीक है, बनवाने के लिए ऑर्डर देते हैं या बनवा देते हैं, या इस तरह के भी अवेलेबल होते हैं। अब ये जो ब्रिक है इसको कहते हैं स्क्वेंट ब्रिक। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये मुख्तलिफ एंगल से बना है। अब इस एंगल को देखें, ये अगर यहाँ से मैं कहूँ कि भाई यहाँ पे, एक मिनट मैं कहीं से दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब फर्ज करें ये मेरे पास, ठीक है, एंगल है यहाँ पे। अब मैं कहता हूँ ये मेरे पास क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ ये मेरे पास पेंडिकुलर है। लेकिन क्या ये इस तरह यहाँ पे कट इसमें लग रहा है? नहीं, ये इस तरह नहीं लग रहा है। ये क्या कर रहा है, ये इससे थोड़ा सा आगे जा रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से 0 है, यहाँ तक आ रहा है। तो ये 90 से जब आगे चला जाता है तो इनको हम लोग कहते हैं स्क्वेंट ब्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इसने लिखा है कि दीज ब्रिक्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज स्क्वेंट कोन्स। ठीक है, कोन्स कहते हैं कि यहाँ पे एक जो है ब्रिक है, एक यहाँ पे बीच में जब हम कोई एक साइड पे जब वॉल कंस्ट्रक्शन होती है, तो जब दो दीवारें मिल रही होती हैं उस वक्त या तो स्टार्ट में या एंड में हम लोग जो छोटे छोटे से ब्रिक्स डाल देते हैं, जिसे हम लोग आम जबान में टोटा जिसे कहते हैं। ठीक है, तो वो जो जब प्लेस कर देते हैं तो इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, स्टंट ब्रेक कहते हैं। ठीक है, क्विन कहते हैं, सॉरी, क्विंस जो है हम लोग डाल देते हैं जो एक्यूट यानी कि 90 या 90 से कम ऑब्ट्यूज। ठीक है, इस तरह के हम लोग ब्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। फिर हमारे पास आता है पेविंग ब्रिक्स। अब पेविंग ब्रिक्स कौन सी होती है? जाहिर है जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो ब्रिक्स को तो पेविंग के तौर पे स्ट्रीट के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो स्ट्रीट की अलग से जो है ब्रिक्स आती हैं जिन्हें हम लोग फ्लोर्स या गार्डन वॉल के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगला आता है राउंड ब्रिक्स। काफ़ी ऐसे भी सर्कुलर पिलर्स हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं रोमन टाइप के या उससे भी पहले के, तो वहाँ पे या अभी भी जिसमें मतलब कि एक सर्कुलर टाइप के पिलर बनाने होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, सर्कुलर ब्रिक्स लेके आते हैं। तो सर्कुलर ब्रिक्स भी आजकल अवेलेबल हैं जिनको बना के स्पेशली जो है फॉर एनी काइंड ऑफ पर्पज जो है वो लोग बना के फिर उन्हें भिजवा देते हैं। ठीक है, इसके बाद परफोरेटेड एंड होलो ब्रिक्स। अमेरिका में जो कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, एक किस्म के ब्रिक इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल परफोरेटेड या होलो टाइप के होते हैं। उनके अंदर सीमेंट डालते हैं और स्टील भी उनके अंदर डलता है। तो इस तरह के ब्रिक्स भी जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ।
ये इस तरह के जो ब्रिक्स होते हैं इनको हम लोग परफोरेटेड ब्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इनके अंदर सीमेंट डाल देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे स्टील वगैरह भी डाल देते हैं। अमेरिका में अक्सर इस तरह के जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ब्रिक्स। तो ये परफोरेटेड जो है स्पेशली बनाए जाते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए। और इसके बाद लास्ट में आता है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। जो ब्रिक होता है उसकी भी एक टेम्परेचर होती है, उस टेम्परेचर से ज़्यादा जो है वो बर्दाश्त नहीं करता। तो लेकिन काफ़ी ऐसे भी होते हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा ओवन में जो लोग ब्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक स्पेशल टाइप का ब्रिक होता है जिसे वो हाई टेम्परेचर जो है वो उन्हें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इनका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है। जितना कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कम होगा यानी उतना वो एक्सपेंड कम होगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास अगला आता है टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। रिफ्रैक्टरी नाम से जाहिर है कि ये वहाँ पे इस्तेमाल होंगे जहाँ पे आग का काम होगा, ठीक है। ये रिफ्रैक्टरी इन चीज़ों को कहते हैं, ठीक। उसके बाद हमारे पास आता है इसके टाइप्स हैं मजीद एसिड ब्रिक्स, बेसिक ब्रिक्स एंड न्यूट्रल ब्रिक्स। इनसे भी पेपर में जो है क्वेश्चन आया था, यहाँ से मेरे ख्याल में इसका एक सवाल था डोलोमाइट ब्रिक्स का। तो कि भाई जो डोलोमाइट ब्रिक है वो किस टाइप में आता है, ठीक है। तो नीचे लिखा था बेसिक ब्रिक्स, न्यूट्रल ब्रिक्स, एसिडिक ब्रिक्स। तो इस तरह जो है ये आप लोगों ने इनके टाइप्स याद रखने हैं, ठीक है। कि भाई एसिड ब्रिक में जो है हमारे पास फायर ब्रिक एंड सीका ब्रिक आते हैं, और मैग्नीसाइट ब्रिक, डोलोमाइट और बॉक्साइट जो है बेसिक में आते हैं। इस तरह ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास बिल्डिंग टाइल्स होती हैं। टाइल्स तो सबने देखे हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, हमारे पास थिन स्लेब होते हैं। स्लेब कहते हैं छत को, ठीक है। और छोटे छोटे से जो है थिन टाइप के स्लेब होते हैं, या ब्रिक क्ले जिनको कहते हैं, ठीक है। इनको हम लोग किल यानी भट्ठे में जो है इनको जला के इनको बनाया जाता है। ये हमारे पास फ्लोरिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और रूफिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, छत के लिए भी और फर्श के लिए भी। तो ये बिल्डिंग टाइल्स होते हैं, ठीक है। इसमें एक होता है पोर्ट टाइल्स, एक होता है पेन टाइल्स एंड फ्लैट टाइल्स। ये फिर किसे में है? मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। पेन टाइल्स, ठीक है। अब ये जो है ये हमारे पास पेन टाइल्स है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा घरों में। ये दिख रहा है किसी को? तो नहीं दिख रहा है। तो इसमें सिस्टम ये है। खैर ये आप लोग पिक्चर्स जो है ना सर्च कर लेना, मैं फिर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसके टाइप्स होते हैं जो छतों में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसके बाद वॉल टाइल्स, ड्रेन टाइल्स एंड ग्लेज्ड अर्थनवेयर टाइल्स जो है ये टाइल्स की बताया। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसको आप लोग छोड़ भी सकते हैं। इसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है पोर्ट एंड पैन टाइल्स। ये आखिर में जो है इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आप लोगों ने देख लेने हैं। नीचे बिल्कुल चैप्टर के बिल्कुल नीचे जो पेज है वहाँ पे उन्होंने कुछ छोटे अल्फाज में मेंशन किया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी इसमें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है लाइन। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। फिर ये आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही सर। आज इतना काफ़ी नहीं है? जी सर, ठीक है सर। फिर बाकी जो पोर्शन है उसको कल करके इसको ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह सर। हाँ, बिल्डिंग मटेरियल अगर किसी का कोई इशू है तो वो पूछ सकता है अभी। नहीं सर, समझ आ रहा है सर, अच्छा। समझ आ गया। और जी सर। और और किसी को कोई इशू है तो पूछ सकता है। सर अगर इनका कल आप एक टेस्ट ले लें सर, एमसीक्यू टेस्ट ले लें। और टेस्ट तो बिल्कुल होगा, चैप्टर के एंड पे होगा। फिर परसों होगा। मतलब कि